हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 29। और ये जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, ये है 18 अप्रैल 2022 के आए हुए प्रश्न पत्र है। दोस्तों, इस सारे प्रश्न पत्रों से शायद आगामी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए हुए थे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने दोस्तों, कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति होगा। अब चलिए इनसे जुड़े जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। जैसा कि दिया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई भी विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बना सकता। अतः दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है और राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। संसद द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। यदि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो उसे भारतीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है, जो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्री। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नर्मदा जो है प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अब चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है जिसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी भागों से होती है। नर्मदा नदी भेड़ाघाट यानी जबलपुर के धुआंधार नामक झरने यानी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है और यह नदी सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ों के मध्य से रिफ्ट घाटी में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और अरब सागर में मिलने से पूर्व यह ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 को दूसरी छमाही के आयात में तक गिरावट आने की उम्मीद है, मैंने उम्मीद थी। तो बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी 11.3%। अब चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 को की छमाही में आयात में 11% की गिरावट आने की उम्मीद थी और भारत के जीडीपी की विकास दर वित्त वर्ष 2021 में 72% रहने की संभावना है, जबकि वर्ष 2021 की छमाही में 23.9% की वृद्धि होने की संभावना है और वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है वह 13.5% रहने की संभावना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप या त्रिज्या के लिए है। ऑप्शन ए तलकोण, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव या ऑप्शन डी रेखीय संवेग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी तलकोण। ठीक है। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि व्याख्या दिया है, तलकोण का वह भौतिक राशि है जिसकी व्यंजक चाप या त्रिज्या के लिए है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने,
वो है दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन SBM स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी की को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष ... से शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2017 या ऑप्शन डी 2015। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2014। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन SBM स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। इसके तहत व्यक्ति स्तर और सामुदायिक शौचालय के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने दोस्तों कि फेरम ... का लैटिन नाम है। ऑप्शन ए जास्ता का, ऑप्शन बी निकिल का, ऑप्शन सी लोहा का या ऑप्शन डी तांबा का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि फेरम जो है एक लोहा का लैटिन नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। वो है दोस्तों कि प्राचीन भारत के गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन बी है समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। या ऑप्शन सी है पुरुष और महिलाओं से समान गोत्र में विवाह करने की अपेक्षा की जाती थी। ऑप्शन डी है महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 32 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा प्रचलित थी जिसमें समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था। इसके तहत वैसे व्यक्ति जिनके आपस में पूर्वजों अथवा वंशजों की सीधी पितृ परंपरा द्वारा रक्त संबंध हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी गाद या ऑप्शन डी हिमनद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हिमनद। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों हिमनद एक जल प्रदूषक नहीं है। जल में किसी प्रकार के अवांछनीय गैसीय द्रव्य या ठोस पदार्थों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। और जल प्रदूषण के कारण जल दूषित हो जाता है तथा यह विषाक्तता एक सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक होता है। इससे संक्रामक रोगों का फैलाव बढ़ जाता है, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसमें से होने वाले रोग हेपेटाइटिस, टाइफाइड, हैजा दस्त, पेचिश आदि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने दोस्तों। वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है कि केंद्रीय बजट 2021-22। अब चलिए इनसे जुड़ी व्याख्या है जो उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 प्रस्तुत किया। केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार कागज रहित प्रस्तुत किया गया। बजट से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए एक समर्पित एप्लीकेशन यूनियन बजट मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि राजा अजातशत्रु ... के वंश के शासक थे। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी हर्यक या ऑप्शन डी नंदवंश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हर्यक। यानी राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार का पुत्र था और उसने 493 ईसा में
अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया और अजातशत्रु ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध विजय को अपनाया और वज्जी संघ पर विजय के लिए अपने मंत्री वस्कार की कूटनीति का प्रयोग किया। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह में किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा ... होता है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60% या ऑप्शन डी 40%। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 50%। चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा 50% होता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। ये बैंक भारत सरकार वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है और भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को की गई थी और ये बैंक कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण मुहैया कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। लॉस एंजिल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स ... टीम में है। ऑप्शन ए महिला टेनिस में, ऑप्शन बी पुरुष बास्केटबॉल में, ऑप्शन सी महिला हॉकी में या ऑप्शन डी पुरुष वॉलीबॉल में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी पुरुष बास्केटबॉल में। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। ये लॉस एंजिल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स पुरुष बास्केटबॉल की टीम है। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं और इस खेल के प्रारंभकर्ता जेम्स नाइस्मिथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने कि सिक्किम के ... त्योहारों को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सकेवा, ऑप्शन बी बारह हिमीजोग, ऑप्शन सी लोसर या ऑप्शन डी इंद्र जत्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 38 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सकेवा, यानी सिक्किम के सकेवार त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सकेवा सिक्किम के किरात खाबू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है और यह त्यौहार बैसाख के हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है, जो आमतौर पर अप्रैल मई में मनाया जाता है। यह त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार एक खेती वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है, जिसमें मंगपा यानी पुरुष पुजारी या मघमा महिला पुजारी मिट्टी की पूजा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत के संविधान का अनुच्छेद ... संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। ऑप्शन ए 351, ऑप्शन बी 374, ऑप्शन सी 342 या ऑप्शन डी 368। पता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 39 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 368। चलिए इनसे जुड़ी व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है और आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया को बताता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकता है और संविधान के कुछ प्रावधानों को सांसद 2/3 बहुमत से भी संशोधित कर सकता है तथा इसका अनुमोदन अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति में भी किया जा सकता है। संविधान में संशोधन संसद 2/3 बहुमत से भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने। इस संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। ऑप्शन ए यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है और न कि निजी सदस्य द्वारा। ऑप्शन बी है लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ऑप्शन सी है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है या ऑप्शन डी है इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, यानी यही कथन गलत है। ठीक है, चलिए अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं दोस्तों। संसद में धन विधेयक को लोकसभा
में प्रयुक्त किया जाता है एवं लोकसभा के पास होने के बाद ही इसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा इसमें केवल संशोधन के लिए सुझाव दे सकता है और ये इसे अस्वीकार करने की शक्ति राज्यसभा में निहित नहीं, राज्यसभा को नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक या लेखिका है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी गोपाल सराहना सिन्हा या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य के लेखक है और जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। ये छायावादी युग के प्रमुख कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाओं में चित्रधार, आंसू, अजातशत्रु, आकाशदीप, ध्रुवस्वामिनी, तितली और कंकाल प्रमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्ष 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और ... किसके बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर के साथ हुआ था। ठीक है, अब इससे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि वर्ष 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने वाले कम्युनल अवार्ड का विरोध करने के लिए 20 सितंबर 1932 को बरौदा जेल में आमरण अनशन आरंभ किया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को B.R. अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें दलितों के लिए 71 स्थान की जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या 148 करने तथा संयुक्त निर्वाचन मंडल स्वीकार करने की बात कही। क्वेश्चन नंबर 43 है कि त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातक क्या होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है कि त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातक -2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास निम्न में से किसने लिखा। ऑप्शन ए चिनुआ अचेबे, ऑप्शन बी F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड, ऑप्शन सी हार्पर ली, ऑप्शन डी एलिस वॉकर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास अमेरिकी लेखक F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड की है। इस उपन्यास की रचना वर्ष 1925 में की गई, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के पास रहने वाले रहस्यमय करोड़पति द गैट्सबी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने कि नाम बदलने के लिए पहले माउंट एवरेस्ट को केवल ... के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी PK। इसे 15 कहा जाता है। ठीक है, अब इससे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल PK 15 के रूप में जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और वैज्ञानिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि उसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर अधिक बढ़ रही है। नेपाल में इसे लोग स्थानीय रूप से सागर माथा नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, द टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी अरिधुति राय और ऑप्शन डी है सुधा मूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी विक्रम सेठ। तो दोस्तों टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है
और विक्रम सेठ एक भारतीय साहित्यकार, उपन्यासकार और कवि है। इनकी प्रमुख कृतियों में द गोल्डन गेट 1986, सूटवेल, बेयार 1993, सरनेट और इक्वल म्यूजिक 99 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पोग और तापू डॉट 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 राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका कि पोग और ताबू अरुणाचल प्रदेश की लोकप्रिय नृत्य है। पोग नृत्य कृषि से संबंधित है, जिसे फसल बोने के समय मनाया जाता है, जिसमें युवक और युवतियों एक दूसरे के हाथ पकड़कर और मंडलियों में घूमते हुए नृत्य करती है। और तापू नृत्य अस्तित्व में के लिए तानी यानी मनुष्य के संघर्षपूर्ण जीवन के मिथक पर आधारित आदिवासियों का युद्ध नृत्य है। यह नृत्य गांव से बुराई को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग द्वारा संकलित सूची के अनुसार डॉट 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 2015 और 2020 के बीच जनसंख्या का 44% की वृद्धि के साथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। ऑप्शन ए कोझिकोड, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मलप्पुरम, ऑप्शन डी सूरत। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मलप्पुरम। ठीक है। अब इससे जुड़ी जो व्याख्या उनको देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र प्रभाग द्वारा संकलित सूची के अनुसार मलप्पुरम 2015 और 20 के बीच जनसंख्या में 44% की वृद्धि के साथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। और मलप्पुरम भारत के केरल राज्य में स्थित एक नगर है। यहाँ की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 1,13,86 है। और मलप्पुरम केरल राज्य का एक शहर है जिसकी जनसंख्या 70.24% आबादी मुस्लिम है, जो इसे एक मुस्लिम बहुल नगर बनाता है। और यहाँ पर मुस्लिम की आबादी में वर्ष 2015 से 20 तक 37% की वृद्धि दर हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने कि डॉट 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 द्रव की सापेक्ष निर्मलता रिलेटिव क्लैरिटी का माप है। ऑप्शन ए कंपोस्टिंग, ऑप्शन बी अविलता, ऑप्शन सी चालकता या ऑप्शन डी अपचयन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी अविलता। ठीक है। इससे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि अविलता द्रव की सापेक्ष निर्मलता यानी रिलेटिव क्लैरिटी का माप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है दोस्तों, वो है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करिश्मा यादव को डॉट डॉट के लिए विक्रम पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी तीरंदाज, ऑप्शन सी तैराकी या ऑप्शन डी निशानेबाजी। बताइए इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी हॉकी के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करिश्मा यादव को हॉकी में उनके योगदान के लिए विक्रम पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में अमूल्य योगदान देने वाले खिलाड़ी को प्रति वर्ष विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को वर्ष 1990 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता खिलाड़ी को 1 लाख रुपया और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 25 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है आपको ईजिली प्राप्त हो सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड कलिंग्स पीयर ग्रुप या जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।